वेरी वेलकम इन टुडेज क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट के सामने हम एक क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मार्क अपने आप में बहुत कुछ कहता है। फिजिक्स में जब बहुत सारी जो नेचुरल फिनोमेना हैं, जब उन फिनोमेना को हल करने का, उनके बिहाइंड साइंस को समझने की एक होड़ मची हुई थी 19th एंड 20th सेंचुरी के दौरान, जब दुनिया के सारे महान वैज्ञानिकों ने इस धरती पर पदार्पण किया और साइंस को नई ऊंचाइयां दी। उस समय लाइट को लेकर एक बहुत ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। इस कंफ्यूजन का क्या कारण था? पहली बात तो लाइट शायद इस दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। सन से आने वाली लाइट जो है, हमारे चारों तरफ जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें लाइट जो है वो सबसे एबंडेंस में और सबसे बड़ा सोर्स है। लाइट दिखता नहीं है, लाइट का अपना कोई कलर नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता उसको। तो इन सभी चीजों ने हमारे उस समय के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया और बहुत वेस्टर्नाइज किया। तो अपने समय के पायनियर और सबसे रिनाउंड, सबसे बड़े साइंटिस्ट न्यूटन ने सबसे पहली कोशिश की। और देखिए, जब भी कोई एक साइंटिस्ट जब किसी भी तरह का साइंटिफिक कंक्लूजन विड्रॉ करता है, तो वो पहले उस कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले उस फिजिकल फिनोमेना के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उस बिहेवियर को नोन पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करता है और उस आधार पर वो अपनी थ्योरी प्रपोज करता है। तो एक बात तो कंफर्म थी, उस समय तक लोग जानते थे कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का गुण होता है। लाइट किसी भी सरफेस पर टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाने का गुण रखती है। तो न्यूटन को लगा यही काम तो हर पार्टिकल करता है। अगर एक पार्टिकल को किसी सरफेस पर फेंका जाए तो वो सरफेस से टकराकर दूसरी तरफ भागेगा, दूसरी तरफ उछलते जाएगा। जैसे गेंद होती है, अगर गेंद को जब जमीन पर पटके तो वो दूसरी तरफ पटकती जाएगी। तो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि लाइट में, भले लाइट हमको दिखाई दे या ना दे, पर उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये थ्योरी सबसे पहले न्यूटन ने दी और पार्टिकल्स को कॉर्पस्कुलर कहा जाता है। तो न्यूटन की जो थ्योरी आई, उस थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा गया या पार्टिकल थ्योरी ऑफ न्यूटन कहा गया। तो न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है हमारी, वो पार्टिकल है। बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल है। लोगों ने न्यूटन को बहुत तारीफ की, उनके न्यूटन के लॉ है पर फिर से माना गया कि हाँ, न्यूटन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, ठीक कर दिया। धीरे धीरे लाइट के बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, इस पर रिसर्च होने लगे, नए नए फिनोमेना सामने आने लगे, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना आया, अच्छा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट किसी भी सरफेस के कॉर्नर से, किसी एज से गुजरती है, तो ये पाया गया है कि लाइट वहां से थोड़ी सी मुड़ जाती है, वहां पे थोड़ा सा इंक्रोचमेंट होता है, लाइट रे का थोड़ा सा बेंडिंग होता है। और अगर पार्टिकल है तो बेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को तो टकरा कर जंप कर जाना चाहिए, उसको मुड़ना नहीं चाहिए। तो इस सवाल में, इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना ने न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी पर एक सवालिया निशान, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठने लगा कि अगर लाइट पार्टिकल नहीं है तो क्या है? तो वहां पर हाइगन ने लाइट के बारे में एक नई थ्योरी प्रपोज की और उन्होंने कहा, देखो, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। तो हाइगन ने प्रपोज किया कि लाइट जो है वो एक वेव है। बहुत समय तक ये डायलेमा चलता रहा, लोग इसी पे कॉन्फ्लिक्ट करते रहे, लड़ते रहे। बहुत सारी साइंटिफिक जो एसोसिएशन है वो बट गई, कोई उसको पार्टिकल मानता रहा, कोई वेव मानता रहा। और ये दोनों फिनोमेना, लाइट, ये दोनों थ्योरीज लाइट की डिफरेंट फिनोमेना को अपने अपने
फिजिक्स का एग्जिस्टेंस हुआ, जब क्वांटम फिजिक्स लाइट में आई और जब मैक्सवेल, प्लांक, आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, इन सब लोगों ने क्वांटम फिजिक्स को आगे बढ़ाया, तो वहीं पर डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने कंक्लूजन विड्रॉ किया। उन्होंने कंक्लूजन विड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने कहा आप सब लोग एक बहुत बड़े कंक्लूजन के दो छोर पर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टिकल है, आप कह रहे हैं कि वेव है, जबकि आप एक ही चीज के दो छोर पे बैठे हुए हैं। दरअसल लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो ये उन्होंने कहा, इसने डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, और उसको इन्होंने प्रूफ करके साबित भी किया अपने कैलकुलेशन में। तो यहाँ से बात निकल गई, ओ यानी कि न्यूटन भी ठीक थे, आइगन भी ठीक थे, दोनों लगभग उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, पर वो दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग को एसिमिलेट नहीं कर पा रहे थे, जिसको डी ब्रॉगली ने जोड़ा और उन्होंने कंक्लूड किया। और यही कहलाती है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अक्सर वो पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट मींस लाइट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो यहाँ पर लाइट को लेकर एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा कंफ्यूजन खत्म हुआ। इसलिए अब हम लाइट के सामने से ये क्वेश्चन मार्क भी हटा देते हैं। अब लाइट के बारे में लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लाइट पे वर्क स्टार्ट हो गया, काम करना शुरू कर दिया लोगों ने, बहुत सारे रिसर्च हुए। उन रिसर्च के आधार पे कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आए, वो कंक्लूजन मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहली बात तो लाइट की ये है कि ये पार्टिकल प्लस वेव है। दूसरी बात, इन पार्टिकल्स को फोटॉन के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे हैं, इनको फोटॉन के नाम से जाना जाता है। तीसरा, ये जो फोटॉन मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स होती है। याद रखिए, ये डेफिनेट और फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है जो 2.988 अप टू एक्सपेंशन 2.98 एंड समथिंग एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड तक जा रहा है, तो इसको ये माना गया है कि इसको हम राउंड अप करके 3 कह सकते हैं। तो ये 3 के बहुत करीब ही है, ये 0.02 का अंतर है लगभग, तो हम इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। इसके साथ साथ लाइट के बारे में कुछ और बातें पता चली आगे चलकर। वो ये पता चली कि लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। मतलब लाइट का जो हमारी जो लाइट जो है व्हाइट कलर जो है उसका, वो कंपोजिशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स है। वो 7 कलर्स विबग्योर कहलाते हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से जो रेड कलर होता है, इसका वेवलेंथ लैम्डा से वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। और जो वॉयलेट है, इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो रेड का जो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसी वजह से कभी कभी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि क्यों खतरे के सिंबल्स को या साइन बोर्ड्स पर जो वार्निंग सिंबल्स होते हैं उनको रेड कलर का क्यों लिखा जाता है हमेशा। उसकी वजह यही है क्योंकि वो बहुत दूर से विजिबल होते हैं, उनको दूर से भी क्लियर देखा जा सकता है, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं। और क्या होता है, ये विबग्योर जो है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, 7 color, the band of 7 colors which are present in the white light are known as spectrum। ये कब प्राप्त होते हैं, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है, तो ये 7 कलर्स बिखर के अलग हो जाते हैं। तो ये कौन सी फिनोमेना है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ से लाइट रेज में इंटर कर रही है और उसके बाद यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा है। एयर से ग्लास में जाना,
ये ग्लास है, ये एयर है, एयर से ग्लास में जाना रिफ्रैक्शन है, और उसके बाद 7 कलर्स में बिखरना ये डिस्पर्सन है। देखिए यहाँ पे कई टर्म सामने आ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट रे का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और लाइट रे का बेंड होना, मुड़ना, रिफ्रैक्शन। और जब लाइट रे का प्रिज्म में से होकर गुजरना और उसमें 7 कंपोनेंट कलर्स में अलग होना, ये होता है डिस्पर्सन। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसको जाना। इसी तरह से लाइट की एक फेनोमेना है जो बहुत पॉपुलर है, वो है रिफ्लेक्शन। और अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो यही से स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना को हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब कभी पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन बताने लगते हैं कि व्हेन अ लाइट बीम अलाउड टू फॉल ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड एंड इवन सरफेस देन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर रिफ्लेक्शन को हम बांट सकते हैं, पर रिफ्लेक्शन का मतलब बड़ा सिंपल और क्लियर होता है। लाइट रे का किसी ओपेक सरफेस पर गिरना और अपने मीडियम में वापस लौट के चले जाना, यही रिफ्लेक्शन है। The bouncing back of light ray into the same medium from where it has come, it is reflection। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो हिस्से होते हैं। एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अनइवन हो, अनइवन का मतलब बराबर ना हो, उबड़ खाबड़ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो अनइवन या रफ हो, खुरदुरा या अनपॉलिश्ड हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लाइट रे इस पर इंसिडेंट करेगी वो किसी एक पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो जिधर भी होगी, जहां भी हो, जिस तरफ भी हो। जैसे मान लीजिए सरफेस ऐसे मुड़ा हुआ है तो लाइट रे पड़ के इधर ही लौट जाएगी। अगर ये सरफेस इधर झुका हुआ है तो लाइट रे पड़ के इस तरफ चली जाएगी। अगर ये इस तरफ झुका हुआ है तो लाइट रे पड़ के इधर मुड़ जाएगी। तो लाइट रे इधर भी चली जाएगी, उसका कोई एक फिक्स डेफिनेट डायरेक्शन या एंगल नहीं होगा। तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम असामान्य मतलब हम कह सकते हैं कि असमतलीय तल से होने वाला रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इस सरफेस को इवन कर दीजिए, इसको स्मूथ कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास स्मूथ सरफेस बना दीजिए जो बिल्कुल अनइवन ना हो, जो एकदम चमकदार हो, और जब उसमें से रिफ्लेक्शन होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस को हम समझ गए कि दो तरह के सरफेसेस की वजह से दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, पर इन दोनों रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है, हम कैसे समझे कि दोनों रिफ्लेक्शन अलग हैं। तो उसको समझने के लिए मैं कहूंगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। सवाल नंबर 2, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करना चाहता हूं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन यूजलेस और फालतू नहीं है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ये मत मानिए
कि अनइवन और अनपॉलिश सरफेस से हो रहे हैं तो बेकार और फालतू हैं, ये बहुत काम के हैं। और यही वो रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से आप चीजों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख पाते हैं। यही वो रिफ्लेक्शन है। एक नजर अपनी चारों तरफ डालिए, क्या आपकी चारों तरफ के सरफेस इवन है? क्या सारे सरफेस चिकने हैं? और क्या सारे सरफेस एकदम वेल पॉलिश्ड हैं, वेल स्मूथ हैं? नहीं है, ये सारे रफ सरफेसेस हैं जो आपके चारों तरफ हैं। और इसी अनइवन सरफेस से होने वाले इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आप इन चीजों को देख पाते हैं। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो आप चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। एग्जाम्पल, आप अपने सामने कांच रख लीजिए और मिरर रख लीजिए और उसमें से लाइट को रिफ्लेक्ट करके देखिए, आपकी आंखें ठहर नहीं पाएंगी और उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिनोमेना है नेचर की। और इसी फिनोमेना की वजह से, इसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से जो चारों तरफ आपके हो रहा है, बिखरा हुआ है, जिससे टकरा कर लाइट रे हर तरफ बिखर जाती है। बाहर से धूप आपके घर में नहीं आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आपके कमरे तक आ जाती है, अंदर घुस जाती है और आपको हर चीज क्लियरली विजिबल होती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही शानदार फिनोमेना है नेचर का, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको फालतू मत मानिएगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को किन दो नियमों में बांधते हैं और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो किन लॉज को मानता है वो हम देखेंगे। सपोज करिए कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश करने का मतलब है कि ये लाइट में यहां से अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पॉलिश्ड सरफेस, या इसी को हम कह सकते हैं ओपेक सरफेस। जब कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रे अगर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, वहां से एक परपेंडिकुलर सीधी एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली जाए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली जाए, जिसको हम नॉर्मल कह सकते हैं क्योंकि एक प्लेन पर खींची जा रही है। तो ये जो एंगल है इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में, ये जो एंगल है इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में, जिसको हम आई कहते हैं, जहां आई इज इक्वल टू है एंगल ऑफ इंसिडेंस, this must be equal to the angle of reflection, this r, where r is equal to angle of reflection. This is incident ray, this is reflected ray. So what is the law of reflection? Laws of reflection of light. क्या कहता है ये law of reflection of light? When a light ray is allowed to fall on a regular surface, on a polished surface, then the angle formed by the incident light ray with the normal will be equal to the angle formed by the reflected ray with the normal. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये है कि जो ये इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी, ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, अब लाइट रे इस पर इंसिडेंट कर रही है, तो समझने वाली बात ये है कि जो दूसरा हमारा लॉ है वो क्या है कि मान लीजिए अगर हम इसको प्लेन खींचे सीधा तो हम 1000, 2000 या 4000 या इनफाइनाइट
तो जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इस प्लेन पर भी हो सकती है, मतलब अगर मैं अपने आप को एक प्लेन मानूं तो लाइट रे मुझसे होकर आएगी, एक लाइट रे मुझसे थोड़ी दूरी से भी आ सकती है, एक लाइट रे यहाँ से भी आ सकती है, एक यहाँ से भी आ सकती है, एक यहाँ से भी आ सकती है। तो जो लाइट रे जिस प्लेन पर इंसिडेंट होगी उसी प्लेन पर रिफ्लेक्ट होगी। मतलब अगर वो लाइट रे मेरे प्लेन पर इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर नहीं जा सकती, वो रिफ्लेक्ट होकर इसी प्लेन पर लौटेगी। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे so in this way we have discussed about many things relating to the lights, लाइट का ओरिजिनेशन, कैसे लाइट के बारे में हमारे साइंटिफिक पर्सनालिटीज हैं, जो हमारे एसोसिएशंस हैं, उन लोगों ने कैसे लाइट को, उस फिनोमेना को डिकोड किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द लाइट हमने डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का हमारी लाइफ में क्या रोल है, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारी जो लाइट है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है हमारा, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो हमने ये भी जाना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लाइट से रिलेटेड और भी दूसरे बहुत ही बेहतरीन फिनोमेना को और कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए